और गैस कैसे आप लोग। तो आज हमारा वीकली क्यूएनए एंड आज का क्यूएनए स्टार्ट करने से पहले सॉरी बोलना चाहूंगा उन सारे लोगों को जिनके क्वेश्चंस में क्यूएनए के वीडियो के अंदर पिक नहीं कर पाया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आपने पिक नहीं किया। बेसिकली होता है क्या है कि एवरीडे कुछ 100 के आसपास कमेंट्स आते हैं, तो अगर हम लोग वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 500-600 कमेंट्स हो जाते हैं। तो मेरे लिए प्रैक्टिकली और टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा कि 500-600 कमेंट्स को हम लोग क्यूएनए के वीडियो के अंदर पिक करके आए, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं कमेंट में रिप्लाई देने का ट्राई करता हूं। आई होप कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करोगे। एंड इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं इस क्यूएनए को। सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्यूएनए का पूछा है HNH गेमिंग ने। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 12 प्रो का जो साइज है क्या वो गेमिंग के लिए एक सही साइज है या शुड वी कंसिडर आईफोन 12 प्रो मैक्स, और क्या 12 प्रो मैक्स बहुत बड़ी साइज है। तो बेसिकली आईफोन 12 प्रो का जो साइज है वो एक परफेक्ट साइज है एक स्मार्टफोन के लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फ़ोन है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा फ़ोन नहीं है आईफोन मिनी की तरह, तो एक परफेक्ट साइज़ है गेमिंग के लिए भी। लेकिन प्रो मैक्स के अंदर आपको एडवांटेज मिलता है एक बड़ी साइज़ का यानी कि बड़ी बैटरी का, यानी जो बड़ी बैटरी है आपको गेमिंग के टाइम पे यहाँ पे आपको एडवांटेज देखने मिल सकता है, क्योंकि बैटरी का जो बैकअप है आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलेगा। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ज़्यादा प्रो मैक्स का रहेगा, लेकिन प्रो मैक्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहले एप्पल स्टोर में जाकर दोनों फ़ोन को ब्राउज करो, दोनों फ़ोन को एक्सपीरियंस करो। अगर आपको लगता है कि प्रो मैक्स आपके लिए एक कंफर्टेबल फ़ोन है तो आप प्रो मैक्स के लिए जाना। अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल फ़ोन नहीं है तो आईफोन 12 प्रो का जो डिस्प्ले का साइज़ है वो भी आपको गेमिंग के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस अभय पटेल का। इन्होंने पूछा है कि इनके दोस्त ने आईफोन 11 परचेज किया था, 4-5 महीने हो चुके हैं और बैटरी हेल्थ जो वो 5% के आसपास ड्रॉप हो चुकी है। दिन में 1 या 2 बार चार्जिंग करते हैं, तो क्या ये जो बैटरी ड्रॉप है वो एक नॉर्मल ड्रॉप है? तो ये जो बैटरी ड्रॉप है वो कंप्लीटली नॉर्मल है। एप्पल के हिसाब से जब आप अपने फ़ोन के ऊपर 500 चार्ज साइकिल्स के आसपास डालते हो तो आपका जो आईफोन का बैटरी है वो 80% या उससे नीचे होना चाहिए। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इस हिसाब से 2 साल के आसपास आपके 500 चार्ज साइकिल जो है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपके यूसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर एवरी मंथ भी आपके आईफोन का 1% ड्रॉप होता है तो ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्या है कि आपने फ़ोन खरीदा 1-2 महीने बाद आपका बैटरी हेल्थ 90% हो गया, 91% हो गया, 85% हो गया, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल बैटरी ड्रॉप। नॉर्मल अगर आप 1% पे बैटरी ड्रॉप होता है एवरी मंथ, ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन है ट्रू थिंग्स का। इन्होंने पूछा है कि जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होता है आईफोन के अंदर वो क्या होता है, या तो शायद इनका क्वेश्चन होगा कि ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग का जो ऑप्शन होता है आईफोन्स के अंदर वो जो टर्न ऑन होता है बाय डिफॉल्ट ऑप्शन वो क्या होता है। तो बेसिकली जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होता है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज़ होती है और ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग जो होता है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज़ होती है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप अपने फ़ोन पे क्या स्टेप्स लेते हो जिससे आप अपने फ़ोन के बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोकेशंस को डिसेबल्ड रखते हो और उन्हीं एप्लीकेशन के लोकेशंस को अनेबल रखते हो जिनकी आपको ज़रूरत है, तो आप अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, आप अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो कि आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने मिले। फिर आप सिग्निफिकेंट लोकेशंस को अगर आप ऑफ कर देते हो तो ये एक टाइप का ऑप्टिमाइजेशन हुआ। अगर आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस को कुछ एप्लीकेशंस के लिए ही ऑन रखते हो जिनकी आपको ज़रूरत है, कुछ एप्लीकेशंस के लिए कंप्लीटली ऑफ कर देते हो, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो ताकि आपको जो पहले बैटरी बैकअप मिलता था, जो स्टॉक में बैटरी बैकअप मिलता था, उससे आपको बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा ऑप्टिमाइज करने के बाद। इसको बोलते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग का जो ऑप्शन होता है आईफोन के अंदर, जो बाई डिफॉल्ट ऑन होता है आपकी बैटरी हेल्थ के सेक्शन में, वो बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए होता है। मतलब जब आपका आईफोन 80% तक चार्ज हो जाएगा उसके बाद जो इसका मैकेनिज्म है वो आपका आईफोन को ट्रिकल चार्जिंग मोड के अंदर डाल देगा, तब आपका आईफोन जो वो फास्ट चार्ज नहीं होगा। लेट्स से आप अपने आईफोन को 20 वॉट के चार्जर से फास्ट चार्ज करते हो तो फटाफट से 80% चार्ज हो जाएगा, बहुत जल्दी 80% चार्ज हो जाएगा, लेकिन 80% के बाद चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा ताकि आपकी बैटरी हेल्थ जो है उसको बचा पाए। मतलब आपकी बैटरी हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ने वाला था वो इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस मुन्ना अली का। इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ बताओ कि कितने % पे फ़ोन को चार्ज करना चाहिए और कितने % तक चार्ज करना चाहिए। तो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज जो होती है आईफोन्स के अंदर या तो कोई भी फ़ोन्स के अंदर, उनका एक स्वीट स्पॉट होता है, वो होता है 25% से लेके 90-95% तक। तो अगर आप अपने आईफोन को इन परसेंटेज के बीच में रखते हो तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्लोली डिग्रेड हो। आपको अपने फ़ोन को कंप्लीटली डाई आउट नहीं होने देना। ये तो मेरे हिसाब से सब लोगों को पता होगा कि फ़ोन को कंप्लीटली 0% तक नहीं ले जाना और फिर चार्ज नहीं करना, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन को पूरा कंप्लीटली डाई आउट होने देते हो तो बैटरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जब आप चार्जिंग पे भी लगाते हो तब भी बैटरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो एक स्वीट
स्पॉट है 25% से लेके 90-95% के बीच में। अगला क्वेश्चन है गाइस हिमलेश का, और इन्होंने पूछा है क्या बजट आईपैड या तो 9 जेन आईपैड आने वाला है मार्च अप्रैल में, या क्या 8 जनरेशन ले लो। तो क्योंकि ऑलरेडी मार्च आ चुका है तो वेट करना ज़्यादा एक सेंस बनाएगा। ऐसे कोई इतने खास लीक्स और रूमर्स नहीं है जो कि सजेस्ट कर रहे हो कि एक बजट आईपैड या तो एक 9 जेन आईपैड आने वाला है। आईपैड मिनी के काफ़ी सारे लीक्स एंड रूमर्स है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी मार्च के अंदर है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 1 महीना वेट कर लो, मे भी कुछ आपके लिए निकल के आए। आईपैड 8 जेन जो है वो एप्पल ने 5-6 महीने पहले लॉन्च किया है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि एक नया आईपैड का 9 जनरेशन एप्पल 5-6 महीने बाद ही निकाले। लेकिन रूमर्स है भी, कुछ ऐसे रूमर्स भी है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि आईपैड 9 जेन भी आ सकता है, लेकिन कितने एक्यूरेट है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि एप्पल ने पहले भी ऐसा किया है, मैकबुक एयर जुलाई के आसपास 2020 वाला मॉडल लॉन्च किया था, उसके बाद फिर नवंबर के आसपास फिर से 2020 वाला मॉडल को अपग्रेड किया M1 चिपसेट के साथ, जो 6 महीने के गैप के अंदर एप्पल ने एक ही प्रोडक्ट को 2 बार रिलीज भी किया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को आईपैड 9 जेन या तो कोई बजट आईपैड देखने मिले भी। और क्योंकि मार्च के अंदर ये एप्पल का इवेंट होने वाला है या तो प्रेस रिलीज होने वाला है, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो वेट करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आता तो आप आईपैड 8 जेन के लिए जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस जय जॉन का, इन्होंने पूछा है, इन्होंने मेरे उस वीडियो के ऊपर क्वेश्चन किया था जहां पे मैंने आईफोन 12 प्रो का ग्रेफाइट कलर के अंदर दुबई वाले वेरिएंट का अनबॉक्सिंग किया था। तो इन्होंने पूछा था कि तुमने क्या दुबई से ही इसको सच में बाई किया है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग को फेस टाइम देखने मिल रहा है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे अपने वीडियोस के अंदर बताया था, फेस टाइम जो है वो दुबई के आईफोन्स के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है। फेस टाइम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है दुबई वाले लोगों के लिए, मतलब जिन कंट्रीज के अंदर फेस टाइम अलाउड नहीं है, अगर आप उस कंट्री का एप्पल आईडी यूज़ करते हो तो आपको फेस टाइम देखने नहीं मिलेगा। लेकिन लेट्स से कि मैं इंडिया के अंदर आईफोन को यूज़ कर रहा हूँ, इंडियन एप्पल आईडी से यूज़ कर रहा हूँ, तो फेस टाइम मुझे अपने फ़ोन के अंदर देखने मिलेगा। जिन जिन लोकेशन के ऊपर फेस टाइम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जिन जिन लोकेशंस के ऊपर, उन सारे लोकेशंस के ऊपर फेस टाइम आप चला पाओगे उस लोकेशन की एप्पल आईडी के थ्रू। अगला क्वेश्चन है गाइस कुरैशी शाहरुख की तरफ से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। इन्होंने पूछा है कि मैंने जो अपने बैटरी हेल्थ की वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई एम्बिएंट टेम्परेचर जो है 35 डिग्री एंड अबव का जो टेम्परेचर है, अगर उससे हमारा आईफोन एक्सपोज होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे आईफोन के बैटरी हेल्थ को। लेकिन जब हम लोग आईफोन को पॉकेट के अंदर रखते हैं तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मली 36-37 डिग्री के आसपास का होता है। तो इसका क्या एग्जैक्टली सोल्यूशन है? तो बेसिकली वो जो बैटरी हेल्थ के मैंने वीडियो बताया था जहाँ पे आप लोगों को बताया था कि हाई हीट से या तो हाई एम्बिएंट टेम्परेचर से या तो आउटडोर में आपको अपने आईफोन का जो यूसेज है उसको लिमिट करना है। आपको कंप्लीटली यूसेज आप लोग बंद तो नहीं कर सकते। आउटडोर में जब हम लोग को फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने की, हम लोग को फ़ोन को यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है और हम लोग अगर अपने यूसेज को लिमिट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, तो हम लोग अपनी बैटरी हेल्थ को सेव कर सकते हैं। तो वो जो हाई एक्सपोजर था वो आउटडोर के रिलेटेड था, मतलब जब हम लोग बाहर अपने फ़ोन को फुल धूप में यूज़ करते हैं तो सनलाइट का जो एक्सपोजर होता है हमारे फ़ोन को गर्म कर रहा होता है, हीट कर रहा होता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 36-37 डिग्री के आसपास का इंटरनल टेम्परेचर होता है। हमारे बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सनलाइट जितना एक्सपोजर हमारे फ़ोन को प्रोवाइड कर पाए। मतलब इतने हाई डोज के अंदर एक्सपोजर आपके फ़ोन को नहीं मिल रहा होता हीट का। इतना हाई डोज के अंदर आपकी जो बॉडी है वो हीट को आपके फ़ोन के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर रही होती है। इसीलिए अगर आप अपने फ़ोन को अपने पॉकेट के अंदर रखते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो फ़ोन है वो हाई टेम्परेचर से एक्सपोज हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस उत्कर्ष का, इन्होंने पूछा है, इनका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा इशू जो है मैंने पहली बार कभी सुना है। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 11 है इनके पास, 1 साल कंप्लीट हो चुका है, बैटरी हेल्थ के रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बैटरी हेल्थ 98% शो कर रही है, लेकिन फिर भी बैटरी हेल्थ के सेक्शन के अंदर लिखा हो रहा है कि बैटरी को सर्विसिंग कराओ, मतलब बैटरी डिग्रेड हो चुकी है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे दो बातें हो सकती है। आपके आईफोन के अंदर जो बैटरी के अंदर जो डिजिटाइज्ड कंपोनेंट होते हैं, जो आपके बैटरी की इन्फॉर्मेशन आपके आईफोन को सेंड करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, जहाँ पे वो गलती से आपको जो बैटरी हेल्थ है वो 98% शो कर रहा होगा, आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो डिग्रेड हो चुकी होगी। या तो दूसरा ग्लिच ये हो सकता है कि आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ डिग्रेड नहीं हुई, आपकी जो फ़ोन की बैटरी हेल्थ है वो सही सलामत है, 98% आपको वहाँ पे राइट शो कर रहा है। लेकिन मे बी ये जो सर्विसिंग बैटरी का ऑप्शन है वो आपको एक ग्लिच के थ्रू शायद शो कर रहा होगा, या तो गलती से शो कर रहा होगा, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा। तो आप क्या कर सकते हो अपने फ़ोन को, सबसे पहले तो आपको करना है रीसेट। अगर रीसेट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको करना है एक नया फर्मवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपने फ़ोन के ऊपर, कंप्लीटली रीस्टोर करना है आईट्यून्स के थ्रू। अगर उससे भी इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आपको जाना है एप्पल स्टोर के अंदर और अपने फ़ोन को डायग्नोस करवा के चेक करवाना है कि क्यों बैटरी हेल्थ 98% होने के बावजूद आपको बैटरी सर्विसिंग का ऑप्शन वहाँ पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस शरीक मलिक का, इन्होंने पूछा है कि अपने आईफोन को कुछ दिनों बाद
शट डाउन करना चाहिए, फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए, मतलब 5-7 दिन बाद क्या फिर से शट डाउन करके रीस्टार्ट करना चाहिए, इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? तो बिल्कुल इसके पीछे लॉजिक है, मैं आप लोगों को कंप्लीट लॉजिक समझाता हूँ। जब आप अपने फ़ोन को ओवर टाइम यूज़ करते हो तो ओवर टाइम आपके फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज डेवलप होते हैं, कुछ ना कुछ बग्स डेवलप होते हैं, कुछ ना कुछ ग्लिचेस डेवलप होते हैं। एंड आपका आईफोन जो वो एक स्मार्टफोन है, वो सारे कैच को क्लियर करता रहता है, सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करता रहता है, सारे ग्लिचेस जो भी डेवलप होते हैं उनको रिजॉल्व करता रहता है। लेकिन ओवर टाइम जब अपना फ़ोन को यूज़ करते हो तो कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व नहीं होते, कुछ ना कुछ ग्लिचेस जो डेवलप होते हैं वो रिजॉल्व नहीं होते। तो अगर आप एवरी वीक या तो बाई वीकली अपने फ़ोन को शट डाउन करके फिर से रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली शुरुआत से स्टार्ट होगा, सारा रैम क्लियर हो जाएगा, सारा कैच में जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर ओवर टाइम कुछ ग्लिचेस डेवलप हुए होंगे तो वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अच्छी बात है अगर आप अपने फ़ोन को 1 या 2 हफ्ते के अंदर एक बार शट डाउन करके फिर से रीस्टार्ट करते हो, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और अगर ओवर टाइम कुछ इश्यूज डेवलप हुए होंगे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि बैटरी हेल्थ के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी टाइप का बेनिफिट देखने नहीं मिलता। मतलब आपने जो कमेंट किया था वो मेरे बैटरी हेल्थ के वीडियो के ऊपर कमेंट किया था, जहाँ पे मैंने बताया था किस तरह आप अपनी बैटरी हेल्थ को स्लोली डिग्रेड करवा सकते हो, मतलब क्या कंट्रोल में है हमारे, जिसे करने से हमारी जो बैटरी हेल्थ है वो स्लोली डिग्रेड हो। तो वहाँ पे आपने ये क्वेश्चन किया था, तो ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बैटरी हेल्थ के मामले में कोई भी टाइप का बेनिफिट नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन को रोज़ शट डाउन करते हो, स्विच ऑन करते हो, या तो आप वीकली या बाई वीकली करते हो, तो बैटरी हेल्थ के मामले में आपको कोई भी टाइप का एडवांटेज यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस आलम खान का, इन्होंने पूछा है कि ये दुबई जाने वाले अप्रैल में, तो वहाँ पे इन्होंने सुना है कि दुबई में आईफोन्स के ऊपर, मैकबुक्स के ऊपर, वॉचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने मिलता है। इनकी पूरी फैमिली जा रही है दुबई के अंदर, तो कौन सा कार्ड लेके जाए, क्या कार्ड्स के वहाँ पे डिस्काउंट्स देखने मिलते हैं ऑफिशियल एप्पल स्टोर के अंदर, और इंटरनेशनल ब्रांड है तो क्या हम लोग को वारंटी देखने मिलेगी वर्ल्ड वाइड, और स्टूडेंट्स के लिए क्या डिस्काउंट हो गए वहाँ पे, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए क्या डिस्काउंट्स हो गए वहाँ पे। तो आलम भाई सबसे पहले तो बात करते हैं डिस्काउंट्स के बारे में। ऑफिशियल एप्पल स्टोर के अंदर कोई भी टाइप का डिस्काउंट आप लोगों को देखने में नहीं मिलता, कोई भी कार्ड के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट देखने नहीं मिलता। आपके पास कोई भी कार्ड हो, आप इंटरनेशनली यूज़ करोगे तो उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ करेंसी कन्वर्जन भी चार्ज करेगा आपका बैंक। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप यूएस डॉलर्स या तो दिरहम्स लेके जाओ दुबई के अंदर और उससे शॉपिंग करो, क्योंकि ऑफिशियल एप्पल स्टोर के अंदर तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला ही नहीं है कोई भी कार्ड के ऊपर। तो बेटर ऑप्शन रहेगा यूएस डॉलर्स ले जाना और दिरहम्स ले जाना, जिससे आपको वहाँ पे करेंसी कन्वर्जन का जो चार्ज है बैंक को वो भी पे ना करना पड़े। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स के लिए भी कोई भी डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं होता। मतलब अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपके लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन अगर आप दुबई के अंदर रहते हो, दुबई की इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते हो, तो उनके लिए ही वहाँ पे डिस्काउंट, मतलब यूएई के लोगों के लिए वहाँ पे डिस्काउंट्स होता है, स्टूडेंट डिस्काउंट जो होता है वो। और स्टूडेंट डिस्काउंट भी आईफोन्स के ऊपर नहीं होता, स्टूडेंट डिस्काउंट्स ओनली आईपैड्स के ऊपर होता है, क्योंकि वही एक ऐसे प्रोडक्ट है, मैकबुक्स के ऊपर भी होता है, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट है जिनको स्टूडेंट्स एक्चुअल में अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ कर पाए। और जहाँ तक बात आती है इंटरनेशनल वारंटी की, तो अगर आप लोग एक दुबई में ऑफिशियल एप्पल स्टोर से फ़ोन परचेज करोगे और आपको ऑफिशियल इनवॉइस मिलता है, तो इंडिया में कोई भी रिटेल स्टोर या तो कोई भी सर्विस सेंटर जो आपकी वारंटी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है गाइस तुकेन चकमा का, इन्होंने पूछा है कि मैं कौन से कैमरे से वीडियो बनाता हूं। तो अभी जो आप लोग फुटेज देख रहे हो वो निकल के आ रही है कैनन के M50 से, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कैमरा यूज करता हूं वीडियोस बनाने के लिए। कभी कभार मैं आईफोन्स को यूज भी करता हूं, लेकिन अभी आईफोन्स को मैं बहुत ज्यादा कम यूज करता हूं वीडियोस को बनाने के लिए। मोस्टली मेरा M50 यूज होता है वीडियोस के अंदर। अगला क्वेश्चन है गाइस नूर अशरफी का, इन्होंने पूछा है कि इनके फ्रेंड के पास iPhone 12 Pro Max है 512 GB का, और उसके अंदर एप्पल स्टोर के साथ साथ गूगल का प्ले स्टोर भी है। तो ये असली है या फेक है? तो सीधी बात है ये फेक ही फ़ोन होगा। आईफोन्स के अंदर गूगल प्ले स्टोर कैसे आएगा यार? अगर आप जेल ब्रेक भी कर लोगे और गूगल प्ले स्टोर कहीं से डाउनलोड भी कर लोगे तो भी प्ले स्टोर के एप्लीकेशन तो आईफोन के ऊपर चलने वाले नहीं है। मतलब जेल ब्रेक के थ्रू भी आपको आइकॉन्स वगैरह देखने मिलेगा या तो कुछ ना कुछ फेक चीज़ें ही देखने मिलेगी। तो आपके फ्रेंड का मोस्ट प्रोबेबली आईफोन फेक ही होगा, क्योंकि आईफोन्स के अंदर आपको ऐप स्टोर देखने मिलता है जहाँ से आप सारे एप्लीकेशंस iOS के लिए जो कंपैटिबल है वो डाउनलोड कर पाओ। और जो फेक फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर दोनों चीज़ें होती है। मैंने फेक फ़ोन्स मैंने देखे भी है और यूज़ भी किए हैं। फेक फ़ोन्स के अंदर ऐप स्टोर भी होता है और प्ले स्टोर भी होता है, लेकिन दोनों जो स्टोर होते हैं वो एंड्रॉइड के स्टोर होते हैं। मतलब ऐप स्टोर से भी जो iOS के एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रहे होते, क्योंकि फ़ोन ही नकली है। और जो प्ले स्टोर होता है, अगर वो आपको कोई भी फ़ोन के अंदर देखने मिलता है, कोई भी आईफोन के अंदर देखने मिलता है, मतलब समझ जाओ कि वो फ़ोन असली नहीं है। और अगर आप लोग एक आईफोन यूज़ करते हो तो आप लोग क्लोन फ़ोन को हाथ में पकड़ते समझ जाओगे कि ये क्लोन फ़ोन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीपली बिल्ड होता है। उसके जो कलर्स भी है वो इतने कुछ अच्छे नहीं होते, और हाथ में पकड़ते पता चल जाएगा। और डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले को देख के पता चल जाएगा, क्योंकि क्लोन्स जो होते हैं उनके बेजल्स भी कंसिस्टेंट नहीं होते। नीचे से भी क्लोन्स फ़ोन में बड़े बड़े बेजल्स होते हैं, तो हाथ में पकड़ते आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये आईफोन असली है या नकली है। अगला क्वेश्चन है गाइस HYD गेमिंग का, इन्होंने पूछा है टच सैम्पलिंग रेट
और रिफ्रेश रेट में क्या डिफरेंस है, आईफोन 12 का टच सैम्पलिंग रेट कितना है, तो आईफोन 12 का टच सैम्पलिंग रेट है 120 हर्ट्स और रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्स। रिफ्रेश रेट मतलब कितने हर्ट्स पे, क्या फ्रीक्वेंसी पे आपका जो फोन है वो कंटेंट को रिफ्रेश कर रहा है। तो 60 हर्ट्ज मतलब 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे आपका जो फोन है वो कंटेंट को रिफ्रेश कर रहा है। जितना ज़्यादा हर्ट्स होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आपकी स्क्रीन रिफ्रेश होगी, उतना ज़्यादा आपको फ़ोन जो है वो स्मूदर फील होगा स्क्रोलिंग टाइम पे। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में हाई रिफ्रेश रेट का एडवांटेज हो सकता है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो हाई फ्रेम्स पे रिफ्रेश हो रही होगी, कंटेंट जो है वो हाई फ्रेम्स पे रिफ्रेश हो रहा होता है। एंड ऑन द अदर हैंड टच सैम्पलिंग रेट मतलब क्या, जब आप अपने आईफोन को टच करते हो तो क्या रेट से आपका जो आईफोन है वो टच को रजिस्टर करता है। 120 हर्ट्ज मतलब 120 टाइम्स पर सेकंड आपका आईफोन जो है वो आपके फिंगर की इनपुट लेने के लिए रेडी होता है। तो जितना ज़्यादा टच सैम्पलिंग रेट उतना ज़्यादा आपका आईफोन जो है वो रेडी होगा आपकी फिंगर के इनपुट लेने के लिए। तो हाई रिफ्रेश रेट मतलब स्क्रीन का हाई रिफ्रेश होना और टच सैम्पलिंग रेट मतलब आपका जो फिंगर है, आपका जो थंब है वो किस रेट पे रजिस्टर होता है आपके फ़ोन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है गाइस अविनाश का, इन्होंने पूछा है कि एप्पल वॉच सीरीज 5 या तो एप्पल वॉच SE 2021 इन दोनों में से कौन सी वॉच ज़्यादा बेटर है। तो अगर सेम प्राइस रेंज में आप लोगों को दोनों में से कोई वॉच मिलती हो तो सीरीज 5 ज़्यादा बेटर है। सीरीज 5 को एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ऑफिशियल एप्पल स्टोर के अंदर आप लोगों को सीरीज 5 सेल होते हुए देखने नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे रिटेल स्टोर जो है जो सीरीज 5 एंड SE को सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर सेल कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर सीरीज 5 मिलती है तो वो एक ज़्यादा बेटर वॉच है। और काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स ऐसे भी है मेरे वहाँ पे जहाँ पे सीरीज 5 जो है वो ज़्यादा सस्ती है एप्पल वॉच SE के मुकाबले। सीरीज 5 ओवरऑल एक बेटर वॉच है। सीरीज 5 एंड SE के अंदर सेम चिपसेट है, S5 का जो चिपसेट यूज होता है ना सीरीज 5 के अंदर, वही सेम चिपसेट एप्पल यूज कर रहा है एप्पल वॉच SE के अंदर। सीरीज 5 के पास एडवांटेज ये है कि सीरीज 5 के अंदर आपको ECG की फंक्शनलिटी देखने मिलती है जो कि एप्पल वॉच SE के अंदर देखने नहीं मिलती। अगर आप उस फंक्शनलिटी को यूज करने वाले हो तो आपके लिए एक फायदा है। और दूसरा एक बेनिफिट है कि सीरीज 5 के अंदर आपको LTPO का डिस्प्ले देखने मिलता है जो एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, और वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है आपको एप्पल वॉच SE के अंदर देखने नहीं मिलता, जो कि काफ़ी एक बमर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो काफ़ी एक कमाल फंक्शनलिटी है। तो सिर्फ और सिर्फ वही एक फंक्शनलिटी के लिए मैं पिक करूंगा सीरीज 5 को एप्पल वॉच SE के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है गाइस टेक्निकल सपोर्ट का कि आईफोन 12 प्रो मैक्स का प्राइस ड्रॉप कब होगा। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर आप लोगों को 5-5, 7-7 रुपए का ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर। आईफोन 12 प्रो के ऊपर शायद देखने नहीं मिला, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर आपको डिस्काउंट देखने नहीं मिलेगा इंडियन वेरिएंट के ऊपर जब तक कि आईफोन 13 सीरीज लॉन्च नहीं होती। अगला क्वेश्चन है गाइस देवेंद्र का, इन्होंने पूछा है कि एप्पल का जो लेदर केस है ऑफिशियल, इनको एक ऑफिशियल केस लेना है, तो एप्पल को ऑफिशियल लेदर केस ज़्यादा बेटर है या तो सिलिकॉन केस ज़्यादा बेटर है। लेदर केस पे ओवर टाइम स्क्रैच भी पड़ जाते हैं, ख़राब भी हो जाता है, तो कौन सा केस इनको लेना चाहिए। तो कंप्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा केस ज़्यादा पसंद आता है। अभी मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है लेदर केस, क्योंकि सिलिकॉन के कुछ चीज़ें जो है मुझे पसंद नहीं आती। सिलिकॉन जो है वो मुझे जेब में रखना पसंद नहीं है, और सिलिकॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है सिलिकॉन केस मुझे कंप्लीटली पसंद नहीं है। जब मुझे दो ऑप्शन दिए जाएंगे तो मैं सिलिकॉन के सामने चूज़ करूंगा लेदर केस, क्योंकि वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। तो आपको क्या ज़्यादा पर्सनली पसंद आता है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जाके एप्पल स्टोर के अंदर दोनों केस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, और आपको जो केस कंफर्टेबल लगता है और जो केस पसंद आता हो आपको उस केस के लिए जाना चाहिए। लेकिन आपने जैसे कि बताया कि लेदर ओवर टाइम खराब भी हो जाता है, लेकिन वो खराब नहीं होता, वही उसका एक फीचर है। लेदर का जो एक मेन फीचर है कि ओवर टाइम वो पटीना डेवलप करता है, और वही उसका एक फीचर है, उसी के लिए लोग लेदर केस भी लेते हैं। तो अगर आपको उस टाइप का जो ओवर टाइम पटीना डेवलप होता है वो पसंद है तो मेरे हिसाब से आपको लेदर केस के लिए जाना चाहिए। अगर आपको उस टाइप का जो पटीना डेवलप होता है ओवर टाइम वो पसंद नहीं है तो आपको जाना चाहिए सिलिकॉन केस के लिए। अगला क्वेश्चन है आज के क्यूएनए का लास्ट क्वेश्चन है रजा शफकत की तरफ से, इन्होंने पूछा है कि iOS 14.5 का जो बेटा है उससे 14.4 पे डाउनग्रेड करने के कोई चांसेस है या नहीं है। तो बिल्कुल भी कोई भी चांसेस नहीं है। जब भी 14.4 का बेटा 2 या मेरे हिसाब से बेटा 3 का वीडियो आया था, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि अगर आप इस बेटा को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करोगे तो आप वापस पीछे नहीं जा पाओगे। मोस्ट ऑफ द बेटास में ऐसा नहीं होता, एप्पल आपको वापस पीछे जाने का ऑप्शन देता है, लेकिन बेटा 2 में मेरे हिसाब से iOS 14.4 के बेटा 2 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार पीछे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सोच समझ के बेटा को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना। तो बस ये था आज का हमारा क्यूएनए का वीडियो, और ये नॉर्मली जो क्यूएनए है वो सैटरडे को आता है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया इस बार, इसलिए सॉरी। ये क्यूएनए का वीडियो इस बार संडे को आ रहा है, लेकिन अगली बार ट्राई करूंगा कि क्यूएनए का वीडियो टाइम पे आए। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।